हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल बैंकर्स बुक के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे इन सेक्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा हिस्ट्री जान लेंगे। देखिए, इंडिया में जितने भी बैंक हैं सबको यही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीआर एक्ट भी कहा जाता है, ये रेगुलेट करता है। तो पहले जब ये एक्ट आई थी 16 मार्च 1949 में, तब इसका नाम बैंकिंग कंपनी एक्ट था, जिसे 1 मार्च 1966 में नाम बदल दिया गया और इसे कहा गया द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इस एक्ट में टोटल 55 सेक्शंस प्रेजेंट हैं और जिसमें से कुछ इंपोर्टेंट सेक्शन आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आता है सेक्शन 6, बिजनेस अलाउड फॉर ए बैंकिंग कंपनी। देखिए, एक बैंक का नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी से बाहर बहुत सारा बिजनेस एक्टिविटी भी रहती है। फॉर एग्जांपल, बोरोइंग और लैंडिंग ऑफ मनी, इशूइंग ट्रैवलर्स चेक, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, एक्सचेंज ऑफ फॉरेन नोट्स, म्यूचुअल फंड, ये जितने भी बिजनेस एक्टिविटी है ये मेंशन है सेक्शन 6 में। सेक्शन 8, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग। यह सेक्शन कहती है कि नो बैंक कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बट it can deal with the transactions related to bills of exchange, checkbook, promissory note, etc. सेक्शन 9, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट। देखिए, एक बैंक जब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लोन देती है तो लोन क्लियर होने तक ये जो प्रॉपर्टी है ये बैंक के नाम पे होता है, ये बैंक का एसेट बनता है। तो इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है 7 ईयर्स है, मतलब विद इन 7 ईयर्स बैंक हैव टू डिस्पोज दैट एसेट to recover its loan. In some cases, this 7-year duration can be extended to another 5 years with permission of Reserve Bank. Section 10BB, power of RBI to appoint MD और चेयरमैन ऑफ ए बैंक। देखिए, रिजर्व बैंक के पास ये पावर है किसी भी बैंक का चेयरमैन या एमडी को फुल टाइम और पार्ट टाइम बेसिस अपॉइंटमेंट करने के लिए, जो कि मेंशन है सेक्शन 10BB में। सेक्शन 11, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल। इंडिया में बैंकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए अगर एक फॉरेन कंपनी आती है तो उसके लिए मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 15 लाख और इंडियन बैंकिंग कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट है 5 लाख। सेक्शन 17, रिजर्व फंड। एक बैंक का टैक्स और इंटरेस्ट जाने के बाद जो प्रॉफिट रहता है उस प्रॉफिट में से 20% उसको रिजर्व फंड के अकाउंट में रखना पड़ता है, यह मेंशन है सेक्शन 17 में। सेक्शन 18, कैश रिजर्व। एक बैंक का अपना डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जितना होता है उसका 3% कैश रिजर्व के हिसाब से उसको आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, जिसे हम सीआरआर के नाम पे जानते हैं। करंट सीआरआर रेट है 3%। सेक्शन 21, पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंक। देखिए, एक बैंक अलग अलग पर्पज के लिए लोन सैंक्शन करती है और फॉर ईच टाइप ऑफ लोन रिजर्व बैंक एक सर्कुलर इशू करती है और उस सर्कुलर को फॉलो करके ही एक बैंक लोन देती है, यह मेंशन है सेक्शन 21 में। सेक्शन 21A, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंकिंग कंपनीज नॉट टू बी सब्जेक्ट टू कोर्ट। तो एक बैंक जब लोन देती है और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे हम फिलहाल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये सेक्शन जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सेक्शन 22(1), लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो इंडिया में बैंकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है और तभी जाकर आप इंडिया में बैंकिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 29, अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। यह सेक्शन कहती है कि हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक बैंकिंग कंपनी को अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब रेडी करना पड़ता है। और सेक्शन 30 ये कहती है कि ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाएगा, जो कि आरबीआई के द्वारा अपॉइंटमेंट किया हुआ ऑडिटर ही
करेगा। सेक्शन 47A, पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू इम्पोज पेनल्टी। जब रिजर्व बैंक देखता है कि कोई भी बैंक इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या फिर किसी टाइप ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन कर सकता है, तो रिजर्व बैंक उस पर पेनल्टी इशू करती है, और ये जो पेनल्टी का जितना भी अमाउंट है इस बैंक को 14 डेज के अंदर उसको चुकाना होता है। 14 डेज। सेक्शन 23, रेस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग एंड ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए, कोई भी बैंक एक नया ब्रांच ओपन करना चाहती है या फिर एक जगह से दूसरी जगह अपने ब्रांच को ट्रांसफर करना चाहती है, तो ये रिजर्व बैंक के परमिशन से ही कर सकती है, और ये मेंशन है सेक्शन 23 में। सेक्शन 44A, प्रोसीजर फॉर अमालगमेशन ऑफ बैंक। जो बैंकिंग का मर्जिंग प्रोसीजर है जो कि अभी चल रहा है, यह मेंशन है सेक्शन 44A में। सेक्शन 49A, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। यह सेक्शन कहती है कि ओनली अ बैंकिंग कंपनी व्हिच इज लाइसेंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कोई भी अलग कंपनी, इंस्टीट्यूट पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 36A, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्वायर अंडरटेकिंग्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज इन सर्टेन केसेस। अगर रिजर्व बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है किसी भी बैंक के बारे में जो कि मिस अप्रोप्रिएशन कर रही है या फिर इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या फिर कोई भी सरकारी पर्पस को अचीव नहीं कर पा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस बैंक को एक्वायर कर सकती है। सेक्शन 12, रेगुलेशन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल एंड पेड ऑफ कैपिटल। देखिए, यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल जो है इट शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल एंड पेड ऑफ कैपिटल शुड बी 1.5 टाइम ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपको बताए। आपको बस सेक्शन का नंबर याद रखना है और उसको पर्पज याद रखना है। दोस्तों, इस चैनल में आपको मिलेगी बैंकिंग के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी। तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।